हाय गाइस, आज हम लोग समझते हैं दाखिल खारिज के बारे में, यानी कि दाखिल खारिज क्या होता है। तो आइए समझते हैं आसान भाषा में कि दाखिल खारिज होता क्या है, यह किससे संबंधित होता है, यह क्यों ज़रूरी होता है कि दाखिल खारिज किसी व्यक्ति के द्वारा कराया जाए। तो दाखिल खारिज एक संपत्ति, ज़मीन का टुकड़ा, मान लीजिए ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कहीं ज़मीन का टुकड़ा खरीदा गया और विक्रेता के द्वारा जब वह ज़मीन क्रेता को दी जाती है तो इस प्रक्रिया को पहले जो चरण होता है, पहला स्टेप होता है, वह होता है कि विक्रेता के द्वारा क्रेता को वह संपत्ति रजिस्ट्री की जाए। तो मात्र रजिस्ट्री हो जाने से ही वह खरीदने वाला व्यक्ति उस ज़मीन का संपूर्ण रूप से मालिक नहीं हो जाता है, बल्कि उसके लिए जो है उसका एक चरण और बाकी रहता है, वो दाखिल खारिज होता है, वह म्यूटेशन का होता है। म्यूटेशन में क्या होता है दाखिल खारिज में, कि जिस व्यक्ति के द्वारा वह संपत्ति बेची जाती है उस व्यक्ति का नाम भू राजस्व से, यानी कि सरकारी दस्तावेजों जो भू राजस्व से संबंधित हैं, उस दस्तावेज से हटाकर उस नए खरीदने वाले व्यक्ति का नाम अंकित कर देना, दर्ज कर देना ही आसान भाषा में दाखिल खारिज कहलाता है। तो खारिज दाखिल एकेडमिक चाहे ऐसे सामान्य जन के तौर पे समझने के लिए दाखिल खारिज को अब हम लोग खारिज दाखिल से समझते हैं। तो खारिज का मतलब होता है कहीं से किसी का नाम हटा देना या निरस्त कर देना, और दाखिल का मतलब होता है दर्ज कर देना या उस नाम को कहीं एंट्री कर देना। तो म्यूटेशन के केस में यही होता है कि सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम जो है खारिज किया जाता है, उस व्यक्ति का नाम हटाया जाता है जिसके नाम वह संपत्ति पहले से दर्ज रहती है, और उस पुराने व्यक्ति का नाम हटाने के पश्चात वह संपत्ति अब जिसे जाती है, यानी कि नए वाले क्रेता के पास जब जाती है तो उसकी जगह पे, यानी कि पुराने विक्रेता की जगह पे अब नए क्रेता का नाम दर्ज कर देना खारिज दाखिल कहलाता है संयुक्त रूप से। यानी कि एक व्यक्ति का नाम जो पहले से था उसे हटाकर अब जो है वह संपत्ति जिसको जा रही है उसका नाम अंकित कर देना, उसका नाम भू राजस्व में दर्ज कर देना ही खारिज दाखिल होता है। तो राजस्व अभिलेखों में जो खसरा खतौनी होती है उसमें जमीन विक्रेता के नाम को खारिज करके, यानी कि जो भी जमीन का विक्रेता है उसके नाम को खारिज करके क्रेता के नाम को दर्ज करने की प्रक्रिया है खारिज दाखिल या म्यूटेशन कहलाती है। खारिज अर्थात निरस्त होना या खारिज होना, जबकि दाखिल का मतलब होता है दर्ज होना, अंकित होना, कहीं उसका एंट्री किया जाना। यह दाखिल खारिज की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 का उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता उसकी धारा 34 और 35 से संबंधित होता है। तो आइए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 34 क्या बात करती है, और फिर बाद में हम लोग समझते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 35 क्या बात करती है। तो धारा 34 उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की बात करती है, एवरी पर्सन ऑब्टेनिंग पोजेशन ऑफ एनी लैंड बाय ट्रांसफर other than the transfer referred to in subsection 3 of section 33 shall report such transfer in manner prescribed to the तहसीलदार of the तहसील in which the land is situated। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति के पास किसी जमीन का, किसी भूमि का कब्जा आता है, तब मान लीजिए पैसा देकर वह जमीन क्रय कर रहा है, खरीद रहा है, तब कब्जा आ गया। कब्जा आने के पश्चात जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में वह तहसीलदार जहाँ भी वह भूमि स्थित है उस जगह के तहसीलदार को इसकी सूचना देगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द वर्ड ट्रांसफर इंक्लूड्स अ फैमिली सेटलमेंट।
ठीक, तो इसमें फैमिली सेटलमेंट होता है। एंड स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स अ स्केल ऑफ फीस फॉर गेटिंग एंट्री रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर। A fee in respect of any such entry shall be payable by the person in whose favor the entry to be made। तो ये एक फीस की बात करता है कि खारिज दाखिल की प्रक्रिया में कुछ सरकार चाहे तो एक फीस विहित कर सकती है, निर्धारित कर सकती है। तो जिस व्यक्ति के द्वारा दाखिल खारिज का आवेदन दिया जाएगा वह फीस जो है उस व्यक्ति के द्वारा भुगतान की जाएगी। तो कुल मिला के जो अभी हम कंटेक्स्ट में ये समझ रहे हैं कि खारिज दाखिल क्या होता है, तो सपोज दैट कि किसी जमीन का पोजीशन किसी व्यक्ति के पास आ गया और वह व्यक्ति उस जमीन का पोजीशन पैसा देकर विक्रेता से अपने नाम रजिस्ट्री कराया हुआ है। तो जब पैसा देने के बाद विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में उस जमीन की रजिस्ट्री कर दिया, तब जो है यह धारा 34 कहती है कि जहाँ जमीन स्थित है उस जगह के तहसीलदार को इस आशय की सूचना, चाहे इसकी जो है उसको नोटिस दी जाएगी कि ऐसी ज़मीन हमारे नाम रजिस्ट्री हो गई है, चाहे मेरे कब्जे में आ गई है। अतः आप जो है अब जो पुराना व्यक्ति उसमें नामित था उसके नाम को काटकर मेरे व्यक्ति को, मेरे नाम को उस जगह पे दर्ज कर दें और जो भी फीस वगैरह होगी उस समय वह सरकार को पे किया जाता है उसी व्यक्ति के द्वारा जो अपने नाम से दाखिल खारिज कराना चाहता है। अब धारा 35 बात करता है कि म्यूटेशन इन केसेस ऑफ सक्सेशन और ट्रांसफर, यानी कि दाखिल खारिज होता है। ऑन द रिसिप्ट ऑफ अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 33 और सेक्शन 34 or upon facts otherwise coming to his knowledge, the Tahsildar shall issue a proclamation and make such inquiry as appears to be necessary, and if the case is not disputed, he shall direct the record of rights Khatoni to be amended accordingly. If the case is disputed, he shall decide the dispute and direct, if necessary, the record of rights Khatoni to be amended accordingly. Any person aggrieved by an order of the Tahsildar under subsection 1 may prefer an appeal to subdivisional officer within a period of 30 days from the date of such order। धारा 35 को हम लोग आसान भाषा में समझते हैं कि जब भी तहसीलदार को इस आशय की कोई सूचना आती है कि किसी पर्टिकुलर ज़मीन की रजिस्ट्री किसी व्यक्ति के द्वारा कराई गई है और जब तहसीलदार इंक्वायरी कराए, कहीं जांच पड़ताल कराए, किसी से पता लगाए, कानूनगो से पता लगाए, लेखपाल से पता लगाए और वह संतुष्ट हो जाता है कि यहाँ जो है कोई डिस्प्यूट नहीं है, कब्जा उसके द्वारा रजिस्ट्री विधिता कराई गई है, तो उस दशा में वह आदेश कर सकता है कि खतौनी में संशोधन करते हुए उसका नाम दर्ज कर लिया जाए। दूसरी सीन होती है कि इफ़ द केस इज डिस्प्यूटेड, यानी कि यहाँ मामला विवादित हो जाता है। तो विवादित की सीन में ही शैल डिसाइड द डिस्प्यूट, तो उसके द्वारा जो भी विवाद है पहले उसका निर्धारण किया जाएगा, दाखिल खारिज की प्रक्रिया को वहीं रोक दी जाएगी। तो पहले जो विवाद है उसका निर्धारण किया जाएगा और अब जो है विवाद के निर्धारण के पश्चात तहसीलदार जिस भी डिसीजन पे पहुंचता है वह चाहे तो दाखिल खारिज को अलाउ कर दे, चाहे तो दाखिल खारिज के लिए मना कर दे। सबसेक्शन 2 बात करता है सेक्शन 35 का ही कि एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द तहसीलदार अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि ऊपर तहसीलदार के डिसीजन से, निर्णय से व्यथित व्यक्ति उपखंड अधिकारी के पास 30 दिन के भीतर आवेदन या उसकी अपील कर सकता है। वो तहसीलदार के फैसले के खिलाफ उपखंड अधिकारी को 30 दिन के अंदर वह चाहे तो अपील करके उसके निर्णय को चुनौती दे सकता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि दाखिल खारिज जिस व्यक्ति को कराना है उसके द्वारा किस जगह पे आवेदन दिया जाए। तो दाखिल खारिज कराने हेतु आवेदन निम्न प्रकार से करते हैं। पहला, जब आपने रजिस्ट्री कराया है तो रजिस्ट्री के 3 महीने के अंदर आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे दें।
आवेदन जो है आपके तहसील के तहसीलदार कोर्ट में जाएगा या उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड के धारा 34 के तहत ही जाता है। इसके साथ जो आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे वह खतौनी और रजिस्ट्री का पेपर, यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा आपने रजिस्ट्री कराई है उस ज़मीन की, वो रजिस्ट्री पेपर रहेगा और उसकी पुरानी खतौनी रहेगी जिसमें उसका नाम अंकित रहता है। तो ये सारी चीज़ें लगा के जो है आप अपने तहसीलदार के कोर्ट में आवेदन देते हैं। जब आवेदन आने के पश्चात तहसीलदार आपत्ति हेतु इश्तेहार या सार्वजनिक सूचना देता है। तो जब भी तहसीलदार महोदय के सामने दाखिल खारिज का एप्लीकेशन पहुंच जाता है तो उनके द्वारा इश्तेहार या ऐसी सार्वजनिक सूचनाएं प्रकाशित कराई जाती हैं कि इस दाखिल खारिज के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति है वह आकर आपत्ति दे सकता है और ऐसी आपत्ति हेतु कुल 30 दिन का समय दिया जाता है। यानी कि जिस दिन से तहसीलदार साहब के द्वारा ऐसी सार्वजनिक सूचना या ऐसा इश्तेहार दिया गया है तो उस तारीख से 30 दिन के भीतर जो है आपत्ति करने वाले को आपत्ति प्रस्तुत कर देनी होती है। और यदि 30 दिन के अंदर कोई आपत्ति नहीं आती है तहसीलदार साहब के समक्ष तो तहसीलदार साहब यह मानेंगे कि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है इस खारिज दाखिल से, इस म्यूटेशन से, तो उनके द्वारा दाखिल खारिज का आदेश पास कर दिया जाता है। अमूमन लोगों को चिंता रहती है कि दाखिल खारिज में कितना समय लग जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो अमूमन जो है दाखिल खारिज में कुल 40 से 45 दिन लग जाता है। लेकिन जब आपने अपने पैरवी ठीक से कराई है, कभी कभी होता है कि दाखिल खारिज का एप्लीकेशन आदमी ने दे दिया, कभी तहसीलदार साहब के कोर्ट में गए ही नहीं अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को जानने के लिए, उसका हाल पता जानने के लिए कि वह अभी किस सीन में है, किस सिचुएशन में है। तो यदि आदमी जो है ठीक ठाक उसका पैरवी कर रहा है तो 40 से 45 दिन में दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि दाखिल खारिज क्या होता है। एक प्लॉट जो दिख रहा है यह रोहन का है। रोहन को कुछ आवश्यकता हुई, कुछ ऐसी आवश्यकता महसूस होती है जिसमें यह रोहन के द्वारा सोचा जाता है कि इस जमीन को मुझे बेच देना चाहिए। बाद में इस जमीन को जो है रोहन के द्वारा सोहन को बिक्री कर दिया जाता है। यानी कि अब रोहन विक्रेता हो गया, सोहन क्रेता हो गया। रोहन सोहन के पक्ष में जो भी उस जमीन का दाम था उसको लेते हुए रजिस्ट्री कर दिया गया। तो अब यहाँ चूँकि जो मालिकाना हक है वह जो है दो तरीके से, दो डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है। तो रजिस्ट्री के माध्यम से आधा काम तो उसका हुआ, किंतु अभी भी जो सरकार को कर जा रहा है, जो टैक्स जा रहा है, वह विक्रेता के नाम से यानी कि रोहन के नाम से ही जाएगा। क्योंकि अभी भी भू राजस्व में जो अभिलेख है खसरा और खतौनी, उसमें उसी का नाम पड़ा हुआ है। मात्र रजिस्ट्री होने से खसरा और खतौनी में स्वतः ही नाम दर्ज नहीं हो जाता है नए लोगों का। तो अब उनके लिए यह होता है कि जब रजिस्ट्री वह करा लें तब भू राजस्व के जो अभिलेख हैं जिसमें यह कि टैक्स जमा होता है, क्योंकि अपने यहाँ हर जमीन पर एक निश्चित टैक्स लगाया जाता है। तो एक प्रिजम्पशन ये होता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा टैक्स दिया जा रहा है वही व्यक्ति उसका मालिक होगा। तो इस डिस्प्यूट से, इस विवाद से बचने के लिए यह जरूरी होता है कि जब जमीन के मालिक आप हो गए हैं तो जो सरकार को टैक्स जा रहा है, जो भू राजस्व अभिलेख में जो नाम दर्ज है उसमें भी बदलाव किया जाए। अब उस पुराने व्यक्ति की जगह पे आपका नया वाला नाम जुड़ जाए और भू राजस्व में भी
आपके नाम की दर्ज उसकी एंट्री कर दी जाए, आपके नाम को दर्ज कर दिया जाए, ताकि जो भी लैंड रेवेन्यू है, लैंड टैक्स है, भूमि कर है, वह अब आपके नाम से जाए। मात्र रजिस्ट्री से कोई राजस्व करदाता नहीं बनता है, यानी कि आपके द्वारा किसी जमीन की खाली रजिस्ट्री करा ली जाती है तो उससे आप राजस्व करदाता नहीं बन जाते हैं, बल्कि अब उसके लिए यह आवश्यक है कि वह राजस्व अभिलेख में भी अपने नाम को दर्ज कराए। ये जो इम्पोर्टेंट है कि रजिस्ट्री अलग चीज होती है और उस रजिस्ट्री के दम पे भू राजस्व में, उसके अभिलेख में अपना नाम दर्ज करा लेना, ये अलग चीज होती है। तो इसीलिए जो है रजिस्ट्री के तत्काल पश्चात आपके द्वारा अपने संपत्ति की दाखिल खारिज अवश्य ही करा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है अब यह शो करेगा, यह निर्धारित करेगा कि अब जो है ये नए व्यक्ति के नाम से जो भी टैक्स है, जो भी भू राजस्व कर जाता है, वह अब उस नए व्यक्ति के नाम से जाएगा। तो यह प्रिजम्पशन होगा कि उस जमीन का मालिक भी यह है और जो टैक्स जा रहा है वह भी इसी के नाम से जा रहा है। तो मालिकाना डिस्प्यूट कभी नहीं अराइज होगा, जिसे कानूनी भाषा में अब जो है, जो रजिस्ट्री के पश्चात अपना नाम दर्ज करा के पुराने व्यक्ति का नाम कटवाया जाता है, इसको दाखिल खारिज का नाम दिया जाता है। तो ये हम लोगों ने समझा कि दाखिल खारिज क्या होता है। तो कुल मिला के दाखिल खारिज यही होता है कि रजिस्ट्री के पश्चात भू राजस्व में, खसरा या खतौनी में पुराने व्यक्ति का नाम कटवाकर अपने नए व्यक्ति का नाम जुड़वा देना, उसको दर्ज करवा देना ही दाखिल खारिज कहलाता है। तो बहुत बहुत दोस्तों, आप सबको धन्यवाद।